एंथैल्पी जो है वो भी टाइप ऑफ एनर्जी है, बट जो इंटरनल एनर्जी है उसके ऊपर कुछ वर्क किया जाए, बाद में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिजल्टिंग एनर्जी जो मिलती है उसे कहा जाता है एंथैल्पी। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है कोई भी चीज में, उसके ऊपर वर्क करने के बाद जो रिजल्टिंग एनर्जी है या तो इंक्रीज हुई होगी या तो डिक्रीज हुई होगी, बट जो रिजल्टिंग एनर्जी हमें मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी। बट ये वर्ड आयोनाइजेशन क्या है, उसके लिए जरूरी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो खास याद रखिए, हमें आयोनाइजेशन करना है मतलब कोई न्यूट्रल एलिमेंट है हमारे पास, उसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है, बट याद ये रखना है कि वो गैसियस होना चाहिए। खास याद रखिए, जो एलिमेंट हम स्टडी कर रहे हैं जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम मेजर कर रहे हैं, उसका आयोनाइजेशन जब हम कर रहे हैं मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो उसके ऊपर खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बराबर है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा। बट बी रिमेंबर, इट मस्ट बी इन अ गैसियस स्टेट। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों भाई, क्यों उसे गैसियस ही होना चाहिए, न्यूट्रल ही होना चाहिए? तो उसका रीजन ये है कि अगर ये सॉलिड होता तो आप शुरुआत में जो एनर्जी देते हो ना, वो तो सॉलिड में से लिक्विड बनने के लिए यूज हो जाती, बाद में जो एनर्जी आप अप्लाई करते हो वो लिक्विड में से गैस बनने के लिए यूज हो जाती है, और बाद में जो एनर्जी आप देते हो वो आयोनाइज होने के लिए यूज होती है। तो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रखने के लिए यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए क्या कहा जाता है, हम डेफिनेशन लेंगे। सबसे पहले ये याद रखना है, तो आपको लिखना है द मिनिमम amount of energy required to remove one electron from any gaseous neutral atom। ध्यान से पढ़िए आप डेफिनेशन को, क्या लिखा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove one electron from its gaseous neutral atom। जो एलिमेंट आपने लिया है वो गैसियस भी होना चाहिए, न्यूट्रल फॉर्म में भी होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी आप जो देते हो जिससे वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है कोई भी गैसियस न्यूट्रल एलिमेंट में से, उसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, जिसे हम एंथैल्पी कहते हैं, वो एंथैल्पी को हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा है आगे, तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑलवेज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कही जाएगी, ये याद रखिए। ये फर्स्ट का मतलब है एक जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जरूरी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसे हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, बाद में आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, तो वो जो एंथैल्पी है उसके लिए जरूरी जो एनर्जी है वो एंथैल्पी को हम क्या कहेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप लॉजिक के बेस पर मुझे सिर्फ इतना बता सकते हो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी या सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, और क्यों? सर सेकंड की ज्यादा होगी। वाई? क्योंकि सर पहले से है ना प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम होगा ना, इसलिए आप फोर्स ज्यादा लगेगा। वेरी गुड। देखिए क्या कहा इसने भाई, हमारे पास मान लीजिए एटम है कोई भी, बराबर है, तो उसमें न्यूक्लियस होता है और उसके आजू बाजू क्या होता है, ऑर्बिट्स होती है, बराबर है, और ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मान लीजिए ये आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है एक से ज्यादा। अभी आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जो एंथैल्पी देते हो, एंथैल्पी मतलब एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, ये गैसियस न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरी है, उससे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो उसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, बट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, ये याद रखिए, बराबर है। और इसे इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, डेल्टा एच आई। एंथैल्पी का सिंबल है एच।
डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी, मतलब आपने जो चेंज किया एंथैल्पी में, इंक्रीमेंट किया वो। और आई का मतलब है आयोनाइजेशन शो करता है वो। और यहां पर अगर आप 1 लिखो तो इसका मतलब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी वाली है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जाता है, अब ध्यान रखिएगा, मान लीजिए इसके पास 7 प्रोटॉन थे पहले, और इलेक्ट्रॉन भी 7, अंदरूनी ऑर्बिट्स जो है उसके पास 4 होंगे और बाहर वाले के पास 3 है, तो टोटल 7 है। बट एक चला गया तो अब क्या हुआ, प्रोटॉन तो 7 के 7 ही रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन हो गए 6। पहले 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते थे, अब 7 प्रोटॉन सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं। मतलब कल हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ी थी, याद करिए आप, कि आप अगर न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में +1 वाला एटम लेते हो, एलिमेंट लेते हो सेम एटॉमिक नंबर वाला, तो पॉजिटिव की साइज छोटी होती है तो साइज कम हो जाएगी ना, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो, और साइज कम हो जाएगी इसका मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का अफेक्ट जो है वो बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। तो अब अगर आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यानी रिक्वायर्स हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ऑलवेज फर्स्ट से ज्यादा होगी। और थर्ड क्या होगी, अब तो आपको पता चल जाएगा, सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सबसे ज्यादा कौन होगी भाई, तो थर्ड थर्ड। होगी, बराबर। ये फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी के लिए ये वैल्यू है, ऊपर जो इक्वेशन लिखा है उसमें हम यहाँ पर ΔHI1 लिखेंगे, मतलब इतनी एंथैल्पी देनी है। अगर आप प्लस में से +2 बनाते हो तो वो जो एंथैल्पी का चेंज है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, बट वो कहा जाएगा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, मतलब कि +2 में से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, तो वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कही जाएगी। बट ट्रेंड आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी is always lower than second ionization enthalpy, and second ionization enthalpy will be lower than third ionization enthalpy, बराबर है। अब यहां पर फिर से एक बात आती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं वो तो हमें पता चल गया, बट पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, और अप टू डाउन जाते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी। मान लीजिए पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, मतलब कोई एक पीरियड को कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और बाद में हम ग्रुप की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर आपको एक ट्रेंड पता है ना, तो कल हमने सीखा था एटॉमिक रेडियस, तो उसके बेस पर आप बाकी के सारे ट्रेंड्स बेझिझक बोल सकते हो। कल हमने 2 चीजें सीखी थी, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। क्या था, लेफ्ट टू राइट क्या होते थे, इंक्रीज या डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज डिक्रीज होती थी, बराबर। और क्यों डिक्रीज होती थी, तो हमने कहा था भाई सेल नंबर नहीं बढ़ता है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, इट मींस दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो इंक्रीजेस, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं बट सेम ऑर्बिट में इंक्रीज होते हैं, वो याद रखना है अगर आप कोई एक पीरियड को स्टडी कर रहे हो तो। बट इफ वी गो फ्रॉम अप टू डाउन इन एनी ग्रुप, then what happen and why, सर atomic इंक्रीज radius, increases. हाँ, Atomic why, radius increases because number of shells increase. सेल्स very इंक्रीज। good, atomic radius and ionic radius both increases if you go up to down in any group, because the number of outermost cell increases फील्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन से फील हो गए ऐसे जो सेल है उसके नंबर बढ़ते जाते हैं। जैसे लिथियम है तो उसका नंबर 2 है, सबसे आउटर मोस्ट भरा हुआ है, उसका नंबर सोडियम में 3 है, तो सेल बड़ा, इसका मतलब न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बड़ा, और उसे ही तो हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। बट इसके ऊपर से हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी को समझना है। पहले हम ग्रुप की बात करते हैं, अप टू डाउन। अब देखो अप टू डाउन हमने ये कहा था कि साइज जो है वो बढ़ती जाती है, बराबर है, एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ती जाती है। बट एज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन एनी ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन, देन व्हाट अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इज इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, एंड व्हाई? First of all, you have to remember that what is ionization enthalpy?
the minimum amount of energy required to remove the one electron from the outermost cell in a gaseous neutral atom. अब देखिए साइज छोटी है तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा या साइज बड़ी है तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो सोचिए आप। सर बड़ी है तो निकलेगा। हाँ क्यों? क्योंकि दो चीजें यहां पर है, ये ध्यान दीजिएगा खास। अगर साइज छोटी है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर साइज बड़ी है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो लो होगा या लेस होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला ही निकलने वाला है जब हम एनर्जी अप्लाई करेंगे तब, बराबर है, कोई भी फॉर्म में। तो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस कितना टाइटली बाइंड करके रखता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसकी साइज छोटी उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाउंडेड है किसके साथ? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, वो ज्यादा टाइटली बाउंडेड है। वाइल जिसका डिस्टेंस ज्यादा है, एटॉमिक रेडियस बड़ी है, वो कम टाइटली बाउंडेड है किसके साथ? न्यूक्लियस के प्रोटॉन के अट्रैक्शन के साथ। तो वो इजीली रिमूव हो सकता है व्हेन वी अप्लाई some amount of energy. So we can say that when we go from up to down in any group, then atomic radius increases, and due to that increment we can say that ionization enthalpy decreases. इसका मतलब तो ये हुआ कि एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक दूसरे के कौन से प्रोपोर्शन में है भाई? डायरेक्टली या इनवर्सली? क्या होगा? दे आर इनवर्सली proportional to each other, बराबर है। But what about the period? So in any period if you go from left to right then atomic radius decreases, बराबर है। ये कल हमने ट्रेंड देखा था और यहाँ पर हमने लिखा भी है, atomic and ionic radius decreases, but if atomic radius decreases then ionization enthalpy what? Increases. Increases, बराबर है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगी, उसका रीजन ये है कि साइज छोटी है तो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होगा बाहरी इलेक्ट्रॉन का, और उसे रिमूव करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। और एनर्जी मतलब एंथैल्पी, तो हम उसे क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है। बट इन एनी ग्रुप इफ यू गो फ्रॉम अप टू डाउन देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, बराबर है। बट इसमें भी ग्राफ ड्रॉ करना है जैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियस में हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। बट ये ग्राफ जो है ना, उसमें जो ग्रुप वाला ग्राफ है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक नंबर का ग्राफ ड्रॉ करते हो, एक खास याद ये रखना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किलो जूल पर मोल में मेजर होती है। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस किस में मेजर होती थी? जरा याद करवाइए यूनिट मुझे। पिकोमीटर। हाँ, वो पाइकोमीटर में यूज मतलब कि डिनोट होती थी। वाइल आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किलो जूल पर मोल में जो है वो मेजर होती है। मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितने किलो जूल एनर्जी चाहिए, उस हिसाब से उसे मेजर किया जाता है। तो अगर आप कोई भी ग्रुप का ग्राफ ड्रॉ करते हो एटॉमिक नंबर और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में, तो वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड शो करता है। जैसे हमने कहा यहाँ ऊपर कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम अप टू डाउन इन एनी ग्रुप, तो वो डिक्रीज होती है। लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम, बराबर है। ये ट्रेंड देखने को मिलता है इसमें ग्रुप में। बट एक स्पेशल आपको याद रखना है ग्राफ कि अगर आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कोई पीरियड में पर्टिकुलर मेजर करते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक नंबर, मान लीजिए हमने पहला पीरियड जो है हाइड्रोजन हीलियम के बाद वाला, जो सेकंड पीरियड है लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक का, वो लिया है। नियोन भी लेना है तो ले सकते, बट जनरली नोबेल गैस को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि नोबेल गैस जो है वो इनर्ट है, बराबर है। बट लिखना है तो लिख सकते हो। तो कैसा ट्रेंड देखने को मिलता है? जो लिथियम है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी क्योंकि साइज बड़ी है पीरियड में, याद रखिए। उसके बाद जो बेरिलियम है थोड़ा बढ़ता है। अब क्या होना चाहिए बोरोन में? बेरिलियम से ज्यादा होगा या कम होगा? होना क्या चाहिए? ज्यादा होगा। लिथियम ज्यादा होना चाहिए ना।
तो होना चाहिए ज्यादा, बट होता है कम। बोरोन जो है क्यों, वो भी हम रीजन शांति से पढ़ते हैं। बट लिथियम, हमारा दिमाग क्या कहता है, बढ़ना ही चाहिए भाई। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद बोरोन आता है, बराबर है। तो ऐसा एक पूरा ग्रुप है, लिथियम सॉरी पीरियड है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट तो हमने कहा आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, तो इंक्रीज होती है। बट बेरिलियम से बोरोन जो है उसमें डिक्रीज होती है। बोरोन के बाद कार्बन जो है उसमें फिर से इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, उसमें इंक्रीमेंट। बट नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में फिर से डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। फिर फ्लोरीन में इंक्रीमेंट, नियोन में इंक्रीमेंट। ऐसा क्यों भाई? मतलब ग्राफ ऐसे जिगजैग मोशन में मिलता है। कोई लॉजिक सोचेगा इसके पीछे क्या लॉजिक है भाई, ऐसा क्यों होता है? हम वही तो सीखने बैठे, बराबर है। ये तो समझ में आए तो, वरना मैं तो समझने नहीं वाला हूं। अगर किसी के दिमाग में क्लिक हुआ है ये, तो बता सकते हैं कि भाई टू एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। बेरिलियम टू बोरोन बढ़ना चाहिए बट कम होता है। नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन बढ़ना चाहिए बट कम होता है, बट वाई? क्योंकि बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बोरॉन शेयर करता है। ना, ऐसा नहीं। ये तो डिपेंड करता है सामने वाला कौन है, शेयरिंग और डोनेशन गेनिंग वो क्या है, सामने कौन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको है ना एक चीज याद रखनी है, मैंने होमवर्क में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दी थी। तो आप अगर ध्यान से देखते हो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बोरोन की, तो बेरिलियम का नंबर कितना है 4, बोरोन का नंबर कितना है 5। ये रीजन 3 मार्क में 2-3 बार पूछा गया है, तो खास ध्यान दीजिएगा। बेरिलियम का नंबर है 4, तो क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 2s2, बराबर, ये खत्म। बोरोन में क्या होगी 1s2। 1s2 2s2 2p1। हाँ, अब कुछ समझ में आ रहा है ये देखते हुए कि भाई क्यों लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बेरिलियम में थोड़ा मुश्किल है और बोरोन में इजी है। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि इजी है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। देखो, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, इसका मतलब इजीली लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। और जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, इसका मतलब ये होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है। बट वाई? एक इलेक्ट्रॉनिक, ही हाँ, एक क्या? एक इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो वही तो, एक ही तो रिमूव होगा, इसमें से भी हमें एक ही निकलना है बच्चा, इसमें से भी एक ही क्योंकि सर निकलना है। वो स्टेबल नहीं है, वो हाफ फील्ड नहीं है। हाँ, हाफ फिल या फुल फिल वाला फंड आपको बोलना है कि ये 2s2 वाली जो ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है अभी देखिए। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना थोड़ा मुश्किल है विथ रिस्पेक्ट टू 2p1, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके आगे वाली ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, देखो 2s2। तो ये इजीली निकल सकता है। हमने कहा था या तो पूरी खाली ऑर्बिटल है, या तो हाफ फील्ड है, या तो फुली फील्ड है, वो स्टेबल। तो यहां पर 2p पूरा खाली है, बराबर है, तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और 2s2 पूरा फुली फील्ड है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें और दोनों है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। व्हाई? क्योंकि यहां पर ये फुली फील्ड है 2s2, बट ये 2p1 में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो वो खाली हो जाती है, p ऑर्बिटल पूरी खाली हो जाती है, और वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी स्टेबल है और आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, और ये एक इलेक्ट्रॉन जाए तो स्टेबल होता है, मतलब इसे ऑलरेडी डोनेट करना ही है बोरोन को एक इलेक्ट्रॉन, उसकी टेंडेंसी ही है, और आप निकाल रहे हो। तो इजी क्या होगा, बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमारे लिए इजी रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू बेरिलियम। सो वी कैन से दैट इन दिस ग्राफ बेरिलियम shows higher ionization enthalpy with respect to boron due to its stable इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। तो बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, किससे? बोरोन के रिस्पेक्ट में। तो सेम नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए लिखना है, बट वहां पर वर्ड कौन सा यूज करोगे आप देखो। नाइट्रोजन का नंबर कौन सा 7, ऑक्सीजन का नंबर कौन सा 8। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p3, वाइल ऑक्सीजन की क्या होगी 1s2 2s2
2p4, 2p3 मतलब p ऑर्बिटल के 3 टाइप होते हैं, तीनों में एक है। और p ऑर्बिटल के जो 3 टाइप होते हैं उसमें 1 2 3 एंड 4। यहां पर आप क्या लॉजिक लगाओगे? सेम तरीका है बट एक वर्ड चेंज होगा। कौन सा? ये कौन से टाइप की ऑर्बिटल है जरा देखिए। 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बट आए 3, तो क्या हो जाएगी? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड। हाँ, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड तो स्टेबल होती है जैसे हमने कहा। तो ये 2s2 फुली फील्ड है और 2p3 जो है वो हाफ फील्ड है। मतलब नाइट्रोजन जो है उसका आउटर मोस्ट सेल जो है वो स्टेबल स्टेट में है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। हाँ, स्टेबल स्टेट में है मतलब किसकी रिस्पेक्ट में? ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में। क्यों भाई? क्योंकि इसका 2s2 फुली फील्ड है बट 2p4 है, तो ये ना तो हाफ फील्ड है, ना तो फुली फील्ड है, ना तो फुली एम्प्टी है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, फोर्थ वन जो है वो, तो वो हाफ फील्ड हो जाएगा, मतलब कि स्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल होना चाहता है, वह नाइट्रोजन तो ऑलरेडी स्टेबल है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना इजी है क्योंकि वो देना ही चाहता है, बराबर है। तो अगर इजी है तो एनर्जी कम चाहिए होगी। वाइल नाइट्रोजन जो है वो स्टेबल है और स्टेबल चीजों में से इलेक्ट्रॉन निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है। तो स्टेबल चीजों में से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ज्यादा आपको एनर्जी की जरूरत होगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी, वो याद रखिए। और जो ऑक्सीजन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलना इजी है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम। बाद में फिर से ट्रेंड चालू रहता है कि भाई फ्लोरीन तो उससे ज्यादा, नियोन तो उससे ज्यादा। और नियोन सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो एकदम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो 18th ग्रुप की है NH2 NP6 मतलब फुली फील्ड वाला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी मुश्किल, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है क्योंकि वो सेल जो है वो स्टेबल सेल है, बराबर। आउटर मोस्ट सेल जो है वो भरा हुआ है। तो ये खास याद रखिएगा कि ऐसा ग्राफ अगर आपको दे, यहां पर IE और AN लिखा है मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक नंबर का ग्राफ है, बट सिर्फ ग्राफ दिया है, कहीं पर सिंबल नहीं दिया है आपको। और आपको कहा है कि ये कौन से प्रॉपर्टी का कौन से ट्रेंड के लिए ग्राफ है, मतलब ग्रुप के लिए है या पीरियड के लिए। तो खास याद रखिएगा अगर ये ग्रेजुअल आपको डिक्रीमेंट देखने को मिले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप के लिए होती है, और ये जिगजैग वाला ग्राफ देखने को मिला विथ एक्सेप्शनल केसेस तो ये पीरियड के लिए होता है, बराबर है। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज है, ये खास याद रखिएगा। मतलब पहला पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ये जो ग्राफ है वो अप्लीकेबल है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का ड्रॉ करते हो तो बेरिलियम बोरोन में एक्सेप्शनल केस आता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक्सेप्शनल केस आता है, बराबर है। ये दोनों ग्राफ हुआ है पीरियड और ग्रुप के लिए। कोई कोई रेफरेंस बुक में 1 to 20 या 1 to 40 के लिए एक साथ ग्राफ दे दिया जाता है, एटॉमिक नंबर और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप या पीरियड अलग नहीं करना है, दोनों साथ में। तो उसमें कैसा ग्राफ आपको मिलेगा कि जो हाइड्रोजन है वहां से हीलियम के लिए पीक मिलेगा, लिथियम सडनली डाउन हो जाएगा क्योंकि एक नया सेल आता है, नया सेल आता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। फिर ये जिगजैग वाला ग्राफ आएगा क्योंकि लिथियम से बेरिलियम ज्यादा, बेरिलियम से बोरोन कम, बोरोन से कार्बन नाइट्रोजन ज्यादा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन से फ्लोरीन, बराबर है, और नियोन तक ज्यादा। बाद में फिर से एकदम डाउन क्योंकि सोडियम आ जाता है, सोडियम जो है वो एक सेल फिर से बढ़ जाता है सोडियम में, तो उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो बिल्कुल कम। तो ऐसे जो ग्राफ मिलेंगे आपको वो पूरा किसके लिए है? 1 to 40 या 1 to X नंबर तक आपको दिया जाए तो वो पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो जिसमें पीक आएगा फिर से डाउन जाएगा, फिर पीक आएगा फिर से डाउन जाएगा, ऐसे पीक आएंगे बीच में, बराबर। एक्चुअली में ये अलग अलग ग्राफ का कॉम्बिनेशन है, याद रखना, बराबर है। ये पहला अप जाता है, बाद में ये वाला जो पार्ट है वो डाउन जाता है। तो ये जो चीज है वो
सारे ग्राफ को मिला जुला कर एक कॉमन ग्राफ जो है वो यहाँ पर 1 to x नंबर का जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो, बट बीच में ये एक्सेप्शनल केसेस लिखना भूलना नहीं है। बराबर है। ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, वो मेनली दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, खास याद रखिएगा। उसकी वैल्यू जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो अट्रैक्शन फोर्सेस किसके बीच में, तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में। ये दो चीजें याद रखना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरा रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। देखो आपने एक चीज मार्क की कि हम कोई एटम ड्रॉ करते हैं, जैसा हमने यहां पर कहा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आजू बाजू होते हैं। आप देखिए तो पहले ये जो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा सेल जब कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट सेल, तो एक लेयर बन जाता है, सील्ड बन जाता है न्यूक्लियस के आसपास, 3 डायमेंशनल स्फीयर बन जाता है। तो ये जो सील्ड है वो नेक्स्ट वाले ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसे थोड़ा रिपल करते हैं। बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्स ईच अदर एज वी नो। तो पहली ऑर्बिट पूरी भरी है तो वो सेकंड वाले को रिपल करेगी, क्योंकि एक सील्ड बन जाता है। सेकंड ऑर्बिट अगर पूरी भरी है तो वो थर्ड वाले को जो है वो रिपल करेगी। और ये जो इफेक्ट है उसे, ये सील्ड बनता है और ये रिपल्जन इफेक्ट देखने को मिलती है, इसलिए ये इफेक्ट को नाम दिया जाता है सील्डिंग इफेक्ट। याद रखिएगा, यह एक स्क्रीन बन जाती है पूरी, तो इसे कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। बराबर है, सील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो आपको अगर पूछे कि व्हाट इज सील्डिंग इफेक्ट या व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि इट इज वन टाइप ऑफ रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। व्हेन any cell is completely filled, then it can repel the electrons present in its next higher energy level, or this effect is known as shielding effect, or we can say that एक स्क्रीन बनती है, सील्ड बनता है, तो वो स्क्रीनिंग या सील्डिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। ये याद रखिए। क्लियर? ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हुई। एक एक्सेप्शनल केस है ना, वो ध्यान से पढ़ना है आपको। बाकी की चीजें तो इजी है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला रीजन जो है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। ये बात हुई आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। बराबर है। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपने एक चीज मार्क की कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो न्यूट्रल स्टेट में है। तो उसे निकालने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी है वो देनी पड़ती है। एनर्जी जब दी जाती है तो प्लस लिखना है आगे, ये याद रखिए। प्लस मतलब पॉजिटिव लिखना है। वो वैल्यूज जो है, जो किलो जूल पर मोल में मेजर होती है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, बी रिमेंबर। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? देखो नाम के ऊपर से पता चल जाएगा। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, वो तो हमने ऊपर भी पढ़ा। कब ये एंथैल्पी आप मेजर कर रहे हो, एनर्जी कब मेजर कर रहे हो? जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। आयोनाइजेशन के टाइम क्या था? जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था तब एनर्जी का चेंज क्या है वो मेजर करते थे। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तब एनर्जी का चेंज क्या है वो हम मेजर कर रहे हैं। बट यहां पर खास ध्यान ये रखना है, पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हेन एनी न्यूट्रल atom gains one electron, then it may absorbs, खास याद रखिएगा, और emits some amount of energy। और ये एनर्जी जो है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसे सिंबलाइज कैसे किया जाता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी को हमने डेल्टा एच आई कहा था। बराबर है। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसे कहा जाएगा डेल्टा एच, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो इजी। वहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी,
तो हमने आई लिखा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो उसे ईजी से हम डिनोट करेंगे। उसको भी किलो जूल पर मोल में ही मेजर किया जा सकता है। बट एक पॉइंट है वो आपको खास याद रखना है कि इट मे पॉजिटिव और नेगेटिव। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो थी वो ऑलवेज पॉजिटिव थी, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों? तो उसका रीजन ये है कि अलग अलग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, आप सोडियम की बात करो तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s1, बराबर। अंदर 1s1 और सॉरी 1s2 2s2 2p6 आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। बट 3s1 इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सोडियम के बदले आप क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन में क्या होता है आउटर मोस्ट सेल? तो 3s2 3p5। अब ये दोनों में फर्क क्या है? इसका आउटर मोस्ट सेल जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है, इसका आउटर मोस्ट सेल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है। और हमें ऑक्टेट वाला रूल यूज करना है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है, एटम जो है वो, एंड बिकम्स हाईली स्टेबल। अब देखो, आपको सीखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेजर करनी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब जब कोई गैसियस एलिमेंट आपके पास है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आपको फोर्सफुली या इजीली, तो वो माइनस चार्ज शो करेगा, एक्स माइनस बनेगा, राइट, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। बट अगर आपके पास एलिमेंट सोडियम जैसा है कि जो खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट सेल में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, और आपको याद होगा कि मैंने पहले कहा था जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो वो इजीली डोनेट करना चाहते हैं, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए तो इसके अंदर वाला जो सेल है सेकेंड वो कंप्लीटली फिल होता है। तो नियोन जैसा मतलब नियरेस्ट नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सोडियम गेन कर लेता है। तो ये लूज करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, और आप इसे फोर्सफुली एंटर करवा रहे हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसे आप थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन दोगे, और अगर देना चाहते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना होगा। इसका मतलब ये है कि तब आपको एनर्जी खर्च करनी होगी। तो ऐसे जो एलिमेंट है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा है, उसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है, तो उसकी वैल्यू जो है वो बहुत 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 कम होगी, ये याद रखना है। सोडियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो बहुत कम होगी, वो याद रखिए, बराबर है। वैल्यू में मेजर किया जा सकता है अलग अलग जो चीजें हैं, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, और उसके आगे माइनस लिखा जाता है, वो याद रखिए। ये माइनस का मतलब क्या है कि एनर्जी लिबरेट होती है। जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हो तो एनर्जी लिबरेट होती है, तो उसके आगे माइनस लिखा जाता है। हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है तो उसके आगे क्या लिखा जाता है? पॉजिटिव लिखा जाता है। बट क्लोरीन में देखो, ऑक्टेट कंप्लीट होने में एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है, क्योंकि 7 तो उसके पास ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर आप ये टाइम पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो उसे, मतलब एंटर करवाते हो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए ये फेवरेबल कंडीशन है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी। जैसे कि क्लोरीन है तो ये 350 के आजू बाजू किलो जूल पर मोल हम यूज करेंगे ही, जो यूनिट है वो 350 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी जो है वो लिबरेट करता है। ये बहुत कम, क्योंकि स्टेबल बनना चाहता था, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता था और आप फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रहे हो। बट क्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था और आप दे रहे हो, तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी। अब देखो, मैथमेटिकली कम ज्यादा मत बोलना, ये साइन सिर्फ क्या शो करती है आपको? नेगेटिव पॉजिटिव साइन सिर्फ किसके लिए लिखनी है कि एनर्जी लिबरेट हो रही है या गेन हो रही है। नेगेटिव का मतलब एनर्जी लिबरेट हो रही है, और पॉजिटिव का मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी गेन हो रही है। बट ये वैल्यू जो है उसमें तो 350 बड़ा गिना जाएगा, -350 ये नहीं सोचना है आपको। आपको सिर्फ यही सोचना है 350 है और 60 है। माइनस तो सिर्फ क्या डिनोट करता है कि एनर्जी एटम जो है वो लिबरेट करता है। तो लिथियम जो है वो सिर्फ 60
किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी लिबरेट करता है, वाइल क्लोरीन जो है वो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट करता है। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, वाइल ये लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा। और अगर बात करें नोबल गैस की, वही लाइन में आता है क्लोरीन के बाद आर्गन। उसकी अगर वैल्यू देखते हो तो थोड़ा वंडरनेस फील होगा आपको। प्लस है, प्लस का मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों होगा भाई? इसमें से एनर्जी मिलती है, बट आर्गन में अगर आप इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहो तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सर मैंने आर्गन ऊपर में रीजन पहले से दिया, अगर ऑक्टेट आपको याद है तो। कंप्लीट है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑलरेडी कैसी है? सर वो पहले से स्टेबल है, नोबल गैस है इसलिए। बराबर है।